फाइनली आउट ऑफ कंपल्सन यूपी, दिल्ली और जैसी खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल में भी इंडी ब्लॉक जो है, इंडी अलायंस जो है वो फिर से काम करने वाला है और फिर से उनमें सीटों का तालमेल तकरीबन हो गया है। दिल्ली का कंफर्म हो चुका है, यूपी का भी कंफर्म हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे है। इसी तरह दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। और पश्चिम बंगाल में तकरीबन ये फाइनल स्टेज पे है, अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है। हम तीनों राज्यों के बारे में बात करेंगे और इसके प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और बात है। ये आउट ऑफ कंपल्शन है, ये तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया, लेकिन ये आउट ऑफ डेस्परेशन भी है। डेस्परेशन किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस अब इस स्थिति में आ गई है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ ज्वाइंट हो रही है, वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ ज्वाइंट हो रही है। आज ही मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कितने सारे ओबीसी, एससी, एसटी जेलों में हैं, माइनॉरिटीज़ जेलों में हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आदरणीय राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन है? और उसके ऊपर से क्या वो ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म के आरोप में जो मुस्लिम लोग जेलों में बंद हैं उनके जगह पर हिंदुओं को बंद होना चाहिए? और वो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद वाली अपनी जो थ्योरी है उसको फिर से लाना चाहते हैं क्या? पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये डेस्परेट अटेम्प्ट जरूर है। ये बहुत पुराना तर्क है कि एससी, एसटी, ओबीसी जेल में ज़्यादा है। अरे भाई, जेल में रहने वाला अपराधी है या एससी, एसटी, ओबीसी है? मतलब अपने ही तर्क तो खैर है नहीं, ये कुतर्क अपने एक से बढ़कर एक आते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि अपराधियों में जाति है तो फिर आपको टेररिज्म में रिलीजन भी देखना होगा। लेकिन खैर, आदरणीय राहुल गांधी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब जो इंडिया अलायंस का गठबंधन 3 राज्यों में आया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा फायदे में कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी। इन लोगों ने कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई गठबंधन नहीं किया है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेगी। मतलब पंजाब में कांग्रेस की सारी कमियां आम आदमी पार्टी बताएगी और आम आदमी पार्टी की सारी कमियां कांग्रेस बताएगी। आप उसी के वीडियोस उठा के बाकी के सारे देश में लागू कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि दरअसल आम आदमी पार्टी फायदे में इसलिए रही क्योंकि वो कांग्रेस के कंधे के ऊपर चढ़ के राइड कर रही है। उसको गोवा में सीट मिल गई, उसको हरियाणा में सीट मिल गई और भरूच, गुजरात में भी उसको तकरीबन सीट वो मिलने वाली है। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस रहे थे, अहमद पटेल, उनकी बेटी सामने आई। लेकिन एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इन जगहों पर आम आदमी पार्टी के पास क्या है? कुछ नहीं। हालांकि कांग्रेस भी जीरो है और जीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई अप कर दो, रिजल्ट जीरो होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास क्या है? दिल्ली में तो वो स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो वो क्यों कांग्रेस के साथ जा रही है? वो इसीलिए कांग्रेस के साथ जा रही है क्योंकि 2019 के इलेक्शन में 7 में से 6 सीट्स पे कांग्रेस सेकंड पोजीशन पे थी, आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पे सेकंड पोजीशन में थी। गुजरात में उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए तो। गोवा में उसके पास कुछ नहीं है, हरियाणा में उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स अब इन राज्यों में भी हो जाएंगे थैंक्स टू कांग्रेस। और आपने देखा ही कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कहा कि 2024 का इलेक्शन तो शायद बीजेपी जीत भी ले, 2029 में 2029 में जब अगला इलेक्शन होगा तो हम लोग ही, आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के लिए चैलेंज होगी। पहले कम्युनिस्ट्स ने अपनी एक राजनीति देश में करनी चाहिए और सारे के सारे कम्युनिस्ट भारतीयता के, इंडियननेस के, देश की संस्कृति, देश के स्वाभिमान के खिलाफ रहे। उन लोगों की राजनीति जब पूरी तरह वाइप्ड आउट हो गई देश से तो वो सारे के सारे कांग्रेस में चले गए। आज कांग्रेस के जो नेता हैं और स्पेशली मतलब कांग्रेस के जो फेस हैं आदरणीय राहुल गांधी, वो सारी की सारी वही बातें कर रहे हैं। उस पत्रकार को उन्होंने चाहे चिल्ला कर बोला हो कि क्या आपका मालिक ओबीसी है, एससी एसटी है, या अभी वो ये जो दलीलें दे रहे हैं कि जेल में एससी एसटी ओबीसी बंद हैं, ये सब कम्युनिस्टों की दलीलें हैं, बहुत पुरानी दलीलें हैं।
तो जिस तरह कम्युनिस्ट देश से वाइप्ड आउट हुए और वो सारे के सारे कांग्रेस में चले गए, अब उन्होंने अपनी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आम आदमी पार्टी को बना ली है। और श्योरली कांग्रेस की जो हालत है, जल्दी ही कांग्रेस को, महात्मा गांधी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाए। शायद महात्मा गांधी ना कर पाए हों, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जरूर महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने के लगभग नज़दीक आ चुके हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस कभी भी खत्म हो सकती है। और जो भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, उसको भी शायद आदरणीय राहुल गांधी पूरा कर दें। इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आम आदमी पार्टी किस तरह कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के अब ऑल ओवर इंडिया अपना फुटप्रिंट लगा रही है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह लें, 2029 के इलेक्शन अभी बहुत दूर है, और 2029 के इलेक्शन के पहले, जैसा उन्होंने कहा, 2024 में शायद बीजेपी जीत जाए, वो श्योरली जीतेगी। और जीतने के बाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो एक बोतल के साथ दूसरा फ्री देने का उपाय निकाला था, जिसमें उनके 3 लोग गए, और जो 3 गए, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय मनीष सिसोदिया हैंडसम, और आदरणीय संजय सिंह, वो लोग आज तक तो निकल नहीं पाए। और श्योरली आज अरविंद केजरीवाल के वो पुराने ट्वीट्स बहुत तेज़ी से मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, जब वो कहा करते थे कि आरोप लगते के साथ रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, सम्मन्स पे भी लोग नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, सम्मन पे जाना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, वो करप्शन के अगेंस्ट आए थे, वो कांग्रेस के अगेंस्ट आए थे, वो नई तरह की पॉलिटिक्स लेकर आए थे। सारा का सारा वो तो धरा का धरा रह गया, तो ये भी ट्वीट्स धरे के धरे रह गए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल तकरीबन 6 या 7 सम्मन्स के बाद भी अभी तक न ईडी के सामने गए हैं, और कोर्ट के सामने जिस दिन उनको जाना था उस दिन भी उन्होंने नया नाटक लगा दिया कि हमें दिल्ली के असेंबली में विश्वास मत हासिल करना है। बात अगर कांग्रेस की करें तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। तो कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के जरूर अपना फुटप्रिंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाने वाली है। अब बात करते हैं इन 3 राज्यों में इस गठबंधन का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसी तरह का एक गठबंधन 2019 के चुनाव में देखा था, और उससे बड़ा गठबंधन, उससे बड़ा अलायंस इंडिया में तो नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा अलायंस क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो वो 80 सीटों को इफेक्ट करने वाला था। दूसरा, उत्तर प्रदेश की 2nd और 3rd नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये दोनों साथ में आए थे, तो उससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। उस गठबंधन का हश्र क्या हुआ? आदरणीय मायावती जी, जिनकी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं थे, उनकी पार्टी 10 सीटों पे चली गई, और समाजवादी पार्टी जो 5 सीटों पे थी वो 5 की 5 पे ही रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि भले 2 नेता एक साथ आ जाएं, लेकिन उसके हिसाब से उनके वोटर्स नहीं आते साथ में। कुछ वोटर्स आते हैं, ज़्यादातर वोटर्स नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ वोटर्स अगर नहीं आते तो ऑब्वियसली जो समाजवादी पार्टी का कुछ वोट था वो बहुजन समाज पार्टी को मिला, तभी बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद चुन के आ गए। लेकिन वोटर्स साथ में नहीं आते, कैडर्स भी साथ में नहीं आते। जरूरी नहीं है कि आए, अगर कैडर्स साथ में आते, वोटर्स साथ में आते, तो समाजवादी पार्टी को भी लाभ मिलता। तो हम लोगों ने एक तरह से ये देखा है कि इस तरह से 2 नेता साथ में आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि कैडर जो इलेक्शन के दिन वोट डलवाता है और वोटर्स जो खुद जाके वोट देता है, ये लोग साथ में आ जाएं। इनके जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, इनके जो आपसी मनमुटाव रहते हैं, वो रह ही जाते हैं। इसी का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी 80 में से 64 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल ही लेके चले गए। अब बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में पावर में है, टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में पावर में है, फिर ये 2 पार्टीज क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ रही हैं दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में? मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस 2019 के चुनाव में 7 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पे 2nd पोजीशन पे थी, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उतनी बड़ी पावर भले नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत पावर है 2 सीटों पे तो वो है ही। 2 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं आदरणीय ममता बनर्जी को और टीएमसी को डर है भाजपा का, और उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में तो सीधे वो 3rd पोजीशन पे थे, तो उनको कांग्रेस का लाभ लेना है।
अब ये निश्चित तौर पे देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जितनी सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है, चाहे वो भरूच की सीट हो, चाहे वो गोवा में एक आध सीट अगर दे दे, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सीट दे रही है, ये सारी की सारी तो कांग्रेस लड़ती। तो कांग्रेस अपनी सीटें आम आदमी पार्टी को दे रही है और आम आदमी पार्टी से दिल्ली में सीटें ले रही है। अब आम आदमी पार्टी से जो सीटें ले रही हैं उसके ऊपर क्या रिजल्ट होता है और आम आदमी पार्टी का क्या रिजल्ट होता है। और इसमें यह भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या उनके वोटर्स और उनके कैडर्स, जो कैडर्स पूरे टाइम कांग्रेस को कोसते हुए आज तक कर रहे थे पॉलिटिक्स, या आज तक लोगों को बता रहे थे, वो जब लोगों से वोट मांगने जाएंगे कांग्रेस के लिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। और कांग्रेस तो डेस्परेट है, वो तो वोट भी मांगेगी, करेगी भी। अब कांग्रेस के वर्कर कितना कर पाए, क्योंकि दिल्ली में ही आदरणीय अजय माकन है, दिल्ली में ही आदरणीय संदीप दीक्षित हैं। क्या आदरणीय संदीप दीक्षित, क्या आदरणीय अजय माकन कांग्रेस के इस डिसीजन के साथ आएंगे, या जो इस तरह के दो चार और नेता बचे हैं कांग्रेस में, बची खुची जो कांग्रेस है, वो भी नेता 2024 के इलेक्शन के पहले ही शायद कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी और टीएमसी सिर्फ दो कारणों से कांग्रेस के साथ अपने अपने स्टेट में जिसमें वो पावर में है उसमें गठबंधन कर रही है। पहला कारण ये है कि ये इलेक्शन मोदी का है और आदरणीय मोदी अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड हैं और आदरणीय मोदी का अपना आप बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप असेंबली इलेक्शन लड़ते हो, वहाँ पर मुद्दे कुछ और रहते हैं, वहाँ पर आपके पास एक चांस रहता है। आपके पास अगर लोकल लीडरशिप ना हो, असेंबली के इलेक्शन के समय कोई लीडरशिप ना हो, आप एक बार निकल सकते हो, लेकिन यहाँ क्लियर लीडरशिप है आदरणीय मोदी जी का। दूसरी बात यह है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ना आम आदमी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट है और न टीएमसी से कोई प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट है। तो जो वोटर है वो भी ये सोचता है कि इनको वोट देके तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री चुनने का ये इलेक्शन है, तो हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो, जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो। इसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्शन होता है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, तो आप छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भले थोड़ा बहुत वोट के शिफ्ट के साथ जीत जाओ और उसके रिजल्ट पे आप सरकार बना लो। बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मोदी का बड़ा वोटर वर्ग है, जो बड़ा सपोर्ट है, वो भी सामने आता है और वो वोट देता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को भी इस बात का डर है और टीएमसी को भी इस बात का डर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट शेयर के साथ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव है आपने 2019 के इलेक्शन में देखा। समाजवादी पार्टी 5 के 5 सीटों पर रह गई और बाद में उपचुनाव में 2 सीटें हार गई। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के एक बहुत मजबूत चेहरे आजम खान जी निकल चुके हैं। समाजवादी पार्टी से और 2-3 मजबूत मुस्लिम चेहरे निकल चुके हैं और कांग्रेस अपने 2% वोट जो उसके पास विधानसभा में था उसके साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है। अब बात दरअसल ये है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना मैक्सिमम फेज आउट कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल भी था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन और उसमें भी स्पेशली जो जाट वर्ग जो उसमें प्रमुख भूमिका में था, उसका भी इफेक्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में इंक्लूडेड था समाजवादी पार्टी के टोटल रिजल्ट में। इसी तरह पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के रिजल्ट के साथ साथ उसमें आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी वोट जुड़ा हुआ था। न ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं अभी, न पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है अभी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, आप इसको कंपेयर करोगे अगर, तो आप वही कंपेयर करो कि बीएसपी और एसपी मिलके अगर 10 सीटें बीजेपी से छीन पाई थी, तो अब कांग्रेस सिर्फ रहेगी और बीएसपी अलग लड़ेगी, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांगली बढ़ाने जा रही है और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी और जाति का कार्ड और ये वो चीज़ें उत्तर प्रदेश में जाके ज़्यादा जोर से कर रहे हैं। अब वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में ज़रूर ये जो संदेश खाली में जिस तरह से टीएमसी के गुंडे और उस पर से उसमें जो हिंदू और मुसलमान वाला एंगल है, उसने ज़रूर अब टीएमसी को बहुत डरा दिया है।
और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह नंदीग्राम टीएमसी के लिए था, सिंगूर टीएमसी के लिए था, संदेश खाली जरूर बीजेपी के लिए वैसा ही बनने जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आदरणीय ममता बनर्जी आउट ऑफ फियर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गई थी। वरना आप सोचो कि जिस दिन आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में आई, उसी दिन आदरणीय ममता बनर्जी जी ने ऐलान कर दिया था कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की बातें हैं कि क्या आदरणीय ममता बनर्जी के साथ अधीर रंजन चौधरी आएंगे एक साथ, या पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का जो कैडर है वो आदरणीय ममता बनर्जी के साथ आएगा, कांग्रेस का जो कैडर है वो आदरणीय ममता बनर्जी के साथ आएगा, जो कांग्रेस का वोटर, जो लेफ्ट का वोटर है, क्या वो आदरणीय ममता बनर्जी जी के साथ आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और पश्चिम बंगाल के केस में ये इसलिए भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कम्युनिस्ट ने जो डर्टी पॉलिटिक्स और जो वायलेंट पॉलिटिक्स पश्चिम बंगाल को दिया है, टीएमसी ने पावर में आने के बाद उसी को आगे बढ़ाया है। और टीएमसी का जो ये ब्रूटल पावर था, इस ब्रूटल पावर में सब लोग इस चक्की में पीसे गए हैं। कांग्रेस के भी वर्कर्स पीसे गए हैं, लेफ्ट के भी वर्कर्स पीसे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी वर्कर्स पीसे गए हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ी रही। भले बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो गई, लेकिन ये चीज़ तय है कि बीजेपी की लीडरशिप जिस तरह वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वोटर्स के साथ खड़ी रही, अगर कांग्रेस और लेफ्ट आदरणीय ममता बनर्जी जी के साथ कोई गठबंधन करते हैं तो श्योरली उनके कैडर और उनके वोटर्स में ये मैसेज क्लियर कट जाएगा कि पॉलिटिक्स के लिए ये लोग एक साथ आ रहे हैं, अपनी सत्ता बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, न इनको अपने वोटर्स से कोई मतलब है, न अपने कैडर्स से कोई मतलब है। और आपको मैं बता दूं कि 2019 के भी चुनाव में या 2021 के विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो भी लेफ्ट के या कांग्रेस के लेफ्ट आउट कैडर्स थे, यानी जो टीएमसी के साथ नहीं गए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज टीएमसी था और टीएमसी को हराने में और टीएमसी के साथ लड़ने में सबसे आगे बीजेपी थी। इसीलिए उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। यही वजह है कि बीजेपी का 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में भी आदरणीय ममता बनर्जी आउट ऑफ फियर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आउट ऑफ फियर एंड आउट ऑफ ग्रीड। ग्रीड उनको ये है कि कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के ऑल ओवर इंडिया उनके फुटप्रिंट जम जाएगा। और जो उन्होंने कहा है कि 2029 में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी चैलेंजर होगी। और कांग्रेस का जहाँ तक बात है तो आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा लीडरशिप है उनके पास, जो महात्मा गांधी के सपने को कि कांग्रेस खत्म हो जाए पूरा करने में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी सपना कहीं ना कहीं वो पूरा करने में लगे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।